बिहेवियर चेंज की बात करते हैं, सबसे पहले ना जो बिहेवियर चेंज होता है ना, इट्स नॉट वेरी इजी एंड आपने उसको कभी माप नहीं सकते, मतलब उसको कभी नाप नहीं सकते कि मेरा कितना बिहेवियर चेंज हो गया। अगेन टेकिंग एन एग्जांपल, एक अगर एक पर्सन है, उसको एक पत्थर तोड़ना है, उसके बाद एक हथौड़ा है, तो जब उसको एक बार स्ट्राइक करता है तो शायद वो ना टूटे, 2 बार करता है नहीं टूटे, वो 10वीं बार टूटता है ना, तो उसका 10वें स्ट्राइक ने उस पत्थर को नहीं तोड़ा, उसके 10 के 10 स्ट्राइक ने उस पत्थर को तोड़ा, है ना। जो कबाड़ी वाला है जिसकी हम लोग बात करते हैं, आप देखोगे जब आपकी दुकानें बंद हो जाती है ना रात को 11-12 बजे, तब एक कबाड़ी वाला दुकानों के बाहर घूमता है, और जब आप सुबह कभी जाओगे ना 5-6 बजे कभी रोड पर घूमोगे तो आपको वहाँ पर एक कबाड़ी वाला दिखेगा। सो दीज आर द पर्सन जो विच आर द बैकबोन ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, है ना। तो एक्चुअली मेरा एक शू था, शू का सोल फट रहा था, वो मेरे एक दोस्त को पता लगा और मैंने उसको बोला कि सोल फट रहा है, तो उसने बोला नया ले ले। मैंने बोला हाँ चलो देखते हैं। मैं घर गया, मैंने पापा को बताया, पापा ने बोला ये ले फेविक्विक और इसको रिपेयर कर लो। मैंने बोला ठीक है, हो गया रिपेयर। अब मैं अगले दिन अपने दोस्त से मिला, बोल रहा कि तेरा शूज़ तो फट गए थे। मैंने बोला रिपेयर कर लिया। अब वो मेरे को कंजूस बोलता है। तो वो वाली जो चीज़ है, हम जेनजीज ने ज़्यादा उस चीज़ को रोमांटिसाइज कर दिया कि हम रिपेयर अगर कर रहे हैं तो हम ना कहीं कंजूस नहीं। सिंपल एक एग्जांपल लेके चलते हैं नॉर्मल, जैसे हम लोग अगर ट्रैफिक रूल्स की बात करें तो वहाँ पर रूल्स बने हुए हैं ना। वो राइट्स क्या है कि एक राइट टू लिविंग है कि आप अच्छे से गाड़ी चलाएं, है ना, कि आप जिंदा रहें जब आप घर से निकलें और फिर ऑफिस जाएं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, रूल्स क्या रहते हैं कि आपने उनको फॉलो करें, आप हेलमेट लगाएं, है ना, दिस इज द बेसिक थिंग, आप सीट बेल्ट लगाएं, आप अपनी लेन में चलाएं, आप रैश ड्राइविंग ना करें। दीज आर सम ऑफ द रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हम लोग करते हैं, बट आई डोंट थिंक सो हम लोग वो करते हैं अनटिल अनलेस कोई चालान काट रहा हो, है ना। सो वही, जब तक रूल्स में ना इम्पोजिशन ना हो, जब तक वो ज़्यादा इम्पोज ना हो, तब तक नहीं करते। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं कि कचरा सेग्रीगेट करो, है ना, वो गाड़ी वाली कहते हैं हमको, बट हम लोग नहीं करते हैं। बट वहीं पर अगर हम लोग ये बोलने लग जाए कि अगर आप कचरा सेग्रीगेट नहीं कर रहे हो, आपका जो कचरे का फीस है 50 से 500 हो जाए, है ना, तो आपके पास एक इम्पोजिशन आ गया, है ना। पीपल विल डू दैट। अगर हम लोग कहीं मार्केट जाते हैं, अगर सब्जी लेने जाते हैं, तो व्हाई नॉट यू टेक 1 क्लॉथ बैग विथ यू, है ना, कि अगर इससे क्या होगा, आपका एटलीस्ट एक प्लास्टिक का बैग तो बचेगा। अब होता है कि हम लोग मार्केट सब्जी लेने के लिए जाते हैं, आपको एक सब्जी अलग थैले में देते हैं, एक सब्जी अलग थैले में देते हैं, एक सब्जी अलग थैले में देते हैं, में 5-6 थैलियां इकट्ठा हो जाती हैं। मगर आप घर जाके देखोगे ना तो एक टब में सारी एक साथ खाली कर देते हैं, है ना, फिर वो 5 थैलियां एक साथ हो जाती हैं। तो ना हम लोग वही बात करते हैं कि आपको तो एक थैली दिख रही है, मगर आप सोचिए अगर वो 140 करोड़ लोग एक थैली, तो 140 करोड़ थैलियां। आप बदलाव हमेशा बड़े फैसलों से नहीं, छोटी छोटी जिम्मेदारियों से भी होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू 91.2 एंड IVR छलोदून। मैं हूँ आपकी दोस्त RJ जेनिफर। ज़्यादा कुछ नहीं, अगर मैं आपके आसपास के न्यूज़ चैनल्स, न्यूज़पेपर्स या फिर जो चर्चाएं होती हैं उनकी बातें करूँ, तो जितने हमें खबरें सुनने को मिलती हैं उनमें से एक खबर ये ज़रूर होती है कि एनवायरनमेंट में आजकल क्या कुछ हो रहा है ना। डिस्कशंस होते रहती हैं। अब बात ये नहीं है, सवाल ये नहीं है कि प्रॉब्लम कितना बड़ा है, सवाल ये है कि हम प्रॉब्लम का हिस्सा हैं या सॉल्यूशन का हिस्सा। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है। इसलिए इसी बारे में डिस्कशन करने आज हमारे बीच स्टूडियोज़ में मौजूद हैं 2 ऐसे मेंबर्स जो इसी फील्ड में काम करते हैं और अपना एक्सपीरियंस रखते हैं। वेस्ट वॉरियर सोसाइटी के युवा टीम से हैं हमारे साथ सौरभ चौधरी। हेलो सौरभ। थैंक यू मैम। एंड चेंज मेकर प्रोग्राम से हमारे साथ हैं सात्विक बंसल। सो हेलो सात्विक। नमस्कार। या वेलकम आप दोनों का 91.1 IVR छलोदून में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सो एनवायरनमेंट की बात चल रही है ना। लेट्स कीप इट वेरी रॉ, बिकॉज ये ऐसी चीज़ है कि हम सब अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करेंगे, बिकॉज हम सब इसी एनवायरनमेंट का पार्ट हैं, है ना। तो शुरुआत तो इसी से करते हैं कि सौरभ आप बताइए पहले, युवा बेसिकली क्या है ना, कैसे काम करता है, आपकी जर्नी से कैसे शुरू हुई थी। बहुत बहुत धन्यवाद जेनिफर मैम। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद हमें यहाँ पर बुलाने का और हमें अपनी बात देने का एक मौका देने के लिए। एंड युवा के बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा बहुत आपको वेस्ट वॉरियर्स के बारे में बताता हूँ। शायद हमारे जो श्रोता हैं शायद उनको नहीं पता होगा वेस्ट वॉरियर्स के बारे में। तो वेस्ट वॉरियर्स एक बेसिकली एक NPO है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो पिछले 12 सालों से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 12 से ज़्यादा लोकेशंस पे काम कर रही है। कचरा प्रबंधन एंड जलवायु संरक्षण के ऊपर, वेस्ट मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज के ऊपर
काम कर रही है। और हम लोग हर तरीके की कम्युनिटी के साथ काम करते हैं, चाहे वो यंग हो, ओल्ड हो, होम मेकर हो, जो जॉब करता है उनके हो। और हमारा जो मेन आइडिया है कि जैसा अभी हम लोग परिवर्तन देख रहे हैं, क्लाइमेट चेंज देख रहे हैं। पहले हम लोग बात करते थे कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, कि होने वाला है, बट अब तो हो रहा है। अब हो चुका है। मतलब एक चेंज बोलते हैं, एक इरिवर्सिबल चेंज बोलते हैं कि पहले एक बदलाव होता है, उसको हम लोग वापस कर सकते हैं, मगर अब जो बदलाव है वो वापस नहीं हो सकता, इरिवर्सिबल चेंज। तो उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं पिछले 12 सालों से। और हम लोग हर कम्युनिटी के साथ काम करते हैं वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर। कहीं पर कचरा भी मैनेज करते हैं, कहीं कहीं पर सिर्फ अवेयरनेस करते हैं। और पिछले 3 साल 2023 में हम लोगों ने एक नया फ्रंट स्टार्ट किया था वेस्ट वॉरियर्स में, युवा के नाम से। क्योंकि बीइंग एन एनजीओ ना, हम लोग के पास इतना फंड्स नहीं रहता, तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमेशा एक वॉलंटियर रिवर ऑर्गेनाइजेशन रही है। और वॉलंटियर्स मतलब स्टूडेंट्स, यूथ रहा है हमारे पास हमेशा। सो हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम लोग एक पूरा प्रोजेक्ट ही ऐसा बनाए जो यूथ पे ही डिपेंडेंट हो, क्योंकि वेस्ट एंड क्लाइमेट क्राइसिस इज अ प्रॉब्लम दैट कैन बी सॉल्व डेफिनेटली बट नॉट इमीडिएटली, है ना। वो अचानक से नहीं होने वाला काम है, ये सॉल्व अचानक से तो नहीं होगा, हो सकता है कि कुछ सालों बाद हो जाए, और उसको करेगा आज का जो यूथ है। तो इस पर हम लोगों ने युवा बिल्ड करना स्टार्ट किया। एंड हम लोगों ने ये देखा कि यूथ तो बहुत है, मगर कितना यूथ प्रो एनवायरमेंट है, कितना यूथ सोच रहा है। तो हम लोगों ने एक हाइपोथेसिस स्टार्ट किया। हम लोगों ने सोचा कि अगर एक शहर में, फॉर एग्जांपल एक शहर की बात करते हैं, एक शहर में 1000 स्टूडेंट है ना, तो 1000 का 1000 हो सकता है इको कॉन्शियस ना हो, मगर उनमें से ये नहीं है कि 0 इको कॉन्शियस ना हो। उनमें से हो सकता है कि 5, 10, 15 कुछ ना कुछ एक पार्ट में इको कॉन्शियस स्टूडेंट हो गई। तो हम लोगों ने युवा जो स्टार्ट किया था ना, वो इसी हाइपोथेसिस पे किया था कि हम लोग को पहले तो ना वो इको कॉन्शियस स्टूडेंट्स ना आइडेंटिफाई करने हैं। और वो आइडेंटिफाई कैसे करने हैं, वो डिफरेंट इंटरवेंशन के थ्रू कर सकते हैं, डिफरेंट तरीके के थ्रू कर सकते हैं। दिस वॉज वन ऑफ द आइडिया ऑफ युवा। एंड हमारा जो गोल है, वट वी वॉन्ट आउट ऑफ दो दैट इज कि जो यूथ, जो इको कॉन्शियस यूथ जिसको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हम लोग उसको इतना एम्पावर करें, इतना नॉलेज इम्पार्ट करें कि वो कल के दिन सिविक इश्यूज अपने लेवल पे सॉल्व कर पाए। एंड ये जो वेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की जो लड़ाई है उसको फोर फ्रंट से लड़ पाए थ्रू अ कम्युनिटी ऑफ चेंज मेकर। एंड इसमें सबसे बड़ा जो रोल है दैट इज ऑफ द कम्युनिटी एज वेल, कि अकेला तो नहीं कर पाएगा वो, विद द कम्युनिटी, विद द सपोर्ट ऑफ वेस्ट वॉरियर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट युवा। ओके हमारे साथ सात्विक भी हैं। सो चेंज मेकर्स के बारे में बताइए सात्विक, बिकॉज नाम से तो पता चल ही रहा है चेंज मेकर्स, क्योंकि चेंज की बात हर कोई करता है। टू मेक इट हैपन इज समथिंग विच इज़ वेरी मच नेसेसरी। तो आपकी जर्नी कैसे शुरुआत हुई, आपकी चेंज मेकर्स आप कैसे बने, हाउ डिड यू स्टार्ट विद ओवरऑल, ये बताइए प्लीज। जी बेसिकली जो चेंज मेकर एक शब्द है, ये एक टाइटल है दैट इज गिवन बाय युवा। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू देम इसके लिए। सो बेसिकली चेंज मेकर जो कम्युनिटी है, दैट इज अ कम्युनिटी। ये कोई एक प्रोजेक्ट नहीं है, कोई एक बहुत बड़ा कुछ वो चीज़ नहीं है। इट्स अ कम्युनिटी ऑफ पीपल हु आर इंक्लाइंड टूवर्ड्स लाइक वर्किंग फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। मतलब एक बहुत ही वेग अगर एक कुछ चीज़ है तो वो यही है कि सस्टेनेबल फ्यूचर हम एक अपना डेवलप कर रहे हैं। तो बेसिकली मेरी जो जर्नी थी पर्सनली, दैट स्टार्टेड बैक इन माई चाइल्डहुड। जब मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे भी, मेरे को अगर कोई पेड़ कट रहा है वहाँ पे भी मेरे को हर्ट करता था वो चीज़, तो वो बहुत पहले की थी। बट द फ्यूल दैट वाज इंजेक्टेड, इट वाज इन लाइक 2023 जब मैंने अपनी फर्स्ट क्लीन अप ड्राइव में पार्टिसिपेट किया। इट वाज अलॉन्ग विद यूबीटी केयर्स करके एक एनजीओ था, उनके साथ मैंने वन ऑफ द फर्स्ट मैंने अपनी क्लीन अप ड्राइव ऑर्गेनाइज मतलब पार्टिसिपेट किया। लेटर ऑन 2024 में और 25 के अप्रॉक्स, मतलब इट वाज अर्ली 25 एंड लेटर इन 24, इट वाज अप्रॉक्स दिसंबर एंड जनवरी ऑफ दैट पीरियड। तो उस टाइम पे आई गॉट टू नो अबाउट युवा, तो उनके साथ मैं कनेक्ट हुआ। एंड लेटर ऑन जब मैं अपना 12th में था 2025 में, तब मेरे को पता लगा अबाउट दिस क्लाइमेट, आई एम सॉरी, दिस ग्रीन गुरुकुल। तो वहाँ पे मैंने पार्टिसिपेट किया, वहाँ पे मैंने इंटरेस्ट अपना शो किया कि यहाँ पे मेरे को पार्टिसिपेट करना है। सो द युवा टीम वाज आल्सो इंक्लाइंड, आवर स्कूल मैनेजमेंट वाज आल्सो इंक्लाइंड कि हम कर सकते हैं। तो वहाँ से एक पुश मिला। देन आई गॉट टू नो मोर अबाउट युवा, कि व्हाट इज़ युवा वर्किंग ऑन, व्हाट इज़ वेस्ट वॉरियर्स वर्किंग ऑन। ऑल दो वेस्ट वॉरियर्स के बारे में मैं बहुत बचपन से जानता था, क्योंकि मेरा स्कूल जो है उसके जस्ट सामने एक वेस्ट वॉरियर्स की एक मतलब एक वेस्ट वॉरियर्स ने ना एक दीवार पूरी पेंट कर रखी थी। इट बिलोंग टू द BSNL की दीवार थी वो। तो वहाँ पे पूरा मतलब इट वाज शिव जी एंड सेइंग ये तेरी माँ है, इसको गंदा मत कर। सो इट वाज ऑल पेंटेड बाय वेस्ट वॉरियर्स। तो वेस्ट वॉरियर्स के बारे में बचपन से ही हमें पता था। बट लेटर ऑन जब वहाँ चीज़ें पता लगी कि कैसे और अच्छे से अब चीज़ें चल रही है, तो इट गॉट मी अ किक।
और मतलब यही चीज़ें सारी इट बिकेम इनटू अ जर्नी। और जहाँ आज मैं हूँ, आई हैव ऑथर्ड बुक ऑन दिस, आई हैव रिटन फ्यू आर्टिकल्स दैट आर पब्लिश्ड ऑन न्यूज़पेपर्स एंड ऑल। तो नाइस। ये चीज़ें जो हैं ये वहीं से स्टार्ट हुई, बेसिक जो इनका एक फंडामेंटल बेस ओके। था। मतलब आप वॉलंटियरली चेंज मेकर्स Yes, के साथ मतलब मतलब युवा के साथ जुड़े हुए हैं जी एज अ चेंज मेकर। जी, अभी मैं एज अ चेंज मेकर जो हूँ, मैं अभी वॉलंटियर ही हूँ। मैं स्टूडेंट हूँ, आई एम परसुइंग माय बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। ओके, सो आप आगे भी कंटिन्यू करना चाहेंगे Yes, इसी में? definitely I would love to. मतलब I would prefer being in a stage where I would be working for the environment as well as I would be also working for my family. Like end goal क्या रहता है, B.Tech करने के बाद you get a job. But if you're working for the environment also, that's a double bonus. So I would be preferably doing that. Okay, that's a great thinking people out there should have, I guess. Moving to सौरभ, जैसे आज हम एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, एनवायरमेंटल चेंजेस की बात कर रहे हैं सौरभ, एंड वी ऑलवेज लिसन, या हमें ये सुनने को मिलता है अक्सर कि जो यूथ हैं वो बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट ला सकते हैं। तो आई थिंक इस पे बात करना ज़रूरी है कि आखिर क्यों, क्योंकि यूजुअली ये होता है कि यूथ को चिल समझते हैं लोग, कि है ना, कि हल्की एंटरटेनिंग चीज़ों पे बात करेंगे, ऑल ऑफ दिस। एंड जब कोई गंभीर बात करनी हो, पीपल थिंक कि किसी मैच्योर इंसान के पास जाना चाहिए हु विल टेक दिस इशू अ बिट मोर सीरियसली, राइट? तो ऐसे में वाई आर यूथ कंसिडर्ड टू बी द मेन स्टेक होल्डर्स ऑफ द चेंज, और इनसे ज़्यादा इम्पैक्ट कैसे पड़ सकता है? Thank you, Jennifer, and that's a very good question, and that's also the base of the project that we are working in. कि why youth, है ना? Why not other community? Why not homemaker? Why not जो job कर रहे हैं, या फिर people on power, है ना? Why not government? Why you not working with them? Why youth, है ना? तो इससे पहले तो ना हम अगर इंडिया का डेमोग्राफिक देखें, है ना, सबसे पहले अगर हम लोग I won't talk directly about देहरादून, why we are launching UI in देहरादून, एक बार देहरादून पूरी इंडिया की बात करते हैं कि सो इंडिया की जो अगर हम इंडिया के डेमोग्राफी की बात करें, इंडिया की पॉपुलेशन की बात करें, ऑल्दो वी आर द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड विथ ऑलमोस्ट 140 प्लस करोड़ पीपल, है ना, मैक्सिमम ऑफ देम आर यूथ, है ना, बिटवीन एज ऑफ 25 to 30, विच इज क्वाइट यंग। नाउ कमिंग टू देहरादून, अगर मैं देहरादून की बात करूँ तो देहरादून का भी अगर आप एक मेजर चंक देखेंगे, देहरादून में देर आर 300 प्लस स्कूल्स एंड 200 प्लस इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस इन वो। सीइंग अ प्लेस लाइक देहरादून एक सिटी के हिसाब से ना 500 एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होना इज़ वेरी बिग थिंग, है ना। तो इसका मतलब देहरादून का जो यूथ पावर है ना वो भी बहुत ज़्यादा है। दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न वी स्टार्टेड युवा इन देहरादून। बट वाई युवा, है ना, सी जो यूथ है ना उनके पास ना कुछ चीज़ें हैं जो ना एक मूवमेंट बनाने के लिए या फिर एक चेंज लाने के लिए ना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ है is energy, है ना। youth is someone who can take challenges, है ना, and I guess with new things the challenges comes. Second thing है is passion to ड्राइव इम्पैक्ट, है ना। एक पैशन भी है युवा के अंदर कि मतलब वो कहते हैं ना कि ये तो यार यंग है, अगर इसने कुछ सोच लिया, ठान लिया तो ये करके रहेगा। मतलब थोड़े बड़े होते हैं तो ओके चेंज भी कर लेते हैं, ठीक है, नहीं होगा तो नहीं होगा, है ना। एंड देन थर्ड इज द एबिलिटी टू चेंज। होता क्या है ना कि ये जो यूथ है ना ये ना अभी मोल्ड हो रहा है, इट्स अ रॉक क्ले राइट नाउ, है ना, वो स्टोन नहीं बना अभी। तो अभी ना ये ना बदल सकता है, एंड अगर ये बदल सकता है ना तो यही बदलाव भी ला सकता है। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन हम लोगों ने यूथ के साथ काम करना स्टार्ट किया, एंड युवा वॉज वन ऑफ दोज इनिशिएशन जो हम लोगों ने किया था। एंड जैसे मैंने आपको बताया, सॉरी मैं बताना भूल गया, युवा राइट नाउ इज नॉट अ प्रोजेक्ट फॉर अस, इट्स मोर ऑफ अ मूवमेंट। जैसे डेमोक्रेसी होता है ना, फॉर द पीपल बाय द पीपल, है ना। तो ऐसे करके युवा इज, हम लोग उस कम्युनिटी को भी कुछ ऐसा बना रहे हैं कि वो यूथ ही कम्युनिटी करे, यूथ ही ड्राइव करे और यूथ के लिए ही हो, क्योंकि हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए बात करते हैं, एंड दैट इज ऑल्सो यूथ। सो दैट इज वाई यूथ, सो दे हैव एनर्जी, दे हैव पैशन एंड दे हैव एबिलिटी, सो दिस आर वन ऑफ द रीजन वाई यूथ। Okay. I hope that answers the question. Yes, definitely it did. So moving ahead, सौरभ, जैसे हमने ये तो बात करी कि युवा के अंदर पैशन होता है, चेंज होने के लिए वो जज्बा भी होता है, विच इज़ ट्रू। आई मीन जितने हम, अगर हम जॉब्स की बात करें तो अक्सर जब तक वो यंग एज में यूथ में होते हैं तब तक ही वो फिजिबल होता है इस चीज़ के लिए, फॉर माइग्रेशन और ऑल दिस थिंग्स, है ना, क्योंकि वो उस चीज़ के साथ ढल सकते हैं खुद को। तो ऐसे में अगर हम इन्वायरमेंट की जो बात करें एंड जो राइजिंग इश्यूज़ हैं उसमें से मोस्ट प्रोमिनेंट है जो वेस्ट जनरेट हो रहा है, वो गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, म्यूनसिपैलिटी अपना काम कर रही है, जो यंग जनरेशन है
वो कैसे बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वो प्रैक्टिकली करें क्या, क्योंकि हमने ये सब तो जान लिया कि वो कर सकते हैं, तो अब सवाल है कि करें क्या। बिल्कुल है ना। अगेन अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन कि क्या करना चाहिए हमको, ऑल्दो गवर्नमेंट भी कर रही है एंड ऐसा नहीं है कि जो सिटीजन है वो कुछ कर नहीं कर रहा, दे आर ऑल्सो डूइंग समथिंग, है ना। बट बिफोर दैट एक क्वेश्चन मैं हमेशा लोगों से पूछता हूँ कि लोग कहते हैं कि कचरे पे काम क्यों करना है ना, कि वाई शुड आई बॉदर अबाउट वेस्ट है, क्योंकि मैंने 50 रुपये दिया, आई एम पेइंग फॉर माई वेस्ट टू बी मैनेज, तो मैं क्यों इस पे सर मारूँ, है ना। डू यू नो व्हाट इज़ द सेकंड हाईएस्ट मैन मेड मॉन्यूमेंट इन दिल्ली? सबसे ऊंचा क्या बनाया इंसान ने दिल्ली में? दूसरा कचरे का ढेरा। हाँ, है ना। सबसे पहला हाईएस्ट मैन-मेड मॉन्यूमेंट इन दिल्ली इज कुतुब मीनार, सेकंड हाईएस्ट मैन-मेड मॉन्यूमेंट इन दिल्ली इज गाजीपुर का लैंडफिल विच इज लिटरली अ माउंटेन ऑफ वेस्ट। ऑलमोस्ट 40 फुटबॉल फील्ड्स के बराबर वो चौड़ा है और आई डोंट नो उसमें कितना ज़्यादा कचरा पड़ा है ना। It might come to the first position as well. हाँ, मतलब ऑब्वियसली, मतलब कुछ वो तो मैं आई थिंक दीज आर सम ओल्ड स्टैटिस्टिक्स, अब शायद उससे भी ऊपर हो जाए। तो कल ऐसा ना हो कि हम लोग तो जीके में पढ़ते थे कि हाईएस्ट मैन-मेड मॉन्यूमेंट इन दिल्ली इज कुतुब मीनार, बट हमारे बच्चे का ये ना पड़े कि हाईएस्ट मैन-मेड मॉन्यूमेंट इन दिल्ली से कचरे का पहाड़, क्योंकि वो भी बनाया भी इंसान नहीं है। सो दिस इज़ वन ऑफ दो रीज़न। सो अब ना इसमें ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर सिर्फ सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप इसको देखो ना तो ये आप एक स्कूटी लेके चलें तो 2 टायर हैं उसके, तो दोनों में चल रहे हैं, दोनों बैलेंस चल रहे हैं, दोनों में हवा होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट की भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सिटीजन की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो व्हाट सिटीजन्स कैन डू इज़, सबसे पहले तो ना हम लोग एक वर्ड की बात करते हैं दैट इज कॉन्शियस। एक तो सिटीजन होता है, एक होता है कॉन्शियस कंज्यूमर, है ना। अब इन दोनों में क्या होता है, एक जागरूक नागरिक और एक नागरिक में क्या फ़र्क होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं कंज्यूमर हूँ, मैं मार्केट गया, मेरे को इन्हें 100 रुपये की टी शर्ट दिखी और मैंने बोला कि मेरे पास 100 रुपये हैं, मैं खरीद ही लेता हूँ, दैट्स अ सिंपल थिंग, क्योंकि 100 रुपये इट्स नॉट बिग ऑफ अ थिंग। बट एक कॉन्शियस कंज्यूमर ना अपने आप से सवाल पूछेगा कि क्या मुझे ज़रूरत है इसकी। सो दिस इज़ वन ऑफ दोज थिंग कि अगर आपको ना एनवायरमेंट के ऊपर काम करना है एंड द व्हाट अ पर्सन कैन डू इज आस्क क्वेश्चंस टू हिमसेल्फ। सबसे पहला है कि आप कोई भी चीज़ लेने से पहले, कोई भी काम करने से पहले ना एक सवाल पूछिए। आप कुछ भी करते हैं, आप सवाल तो पूछते ही हैं ना कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, है ना। तो वैसे ही करके दिस इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स एंड एज अ इट्स ऑल्सो द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट कि वो भी अपना काम करे, इट्स पार्ट्स ऑफ द कंज्यूमर, वो भी अपना काम करे। एक थर्ड ना चीज़ और आती है विच इज़ इन प्ले, जिसकी हम लोग ज़्यादा बात नहीं करते, दैट इज़ प्रोड्यूसर, कि जो प्रोड्यूस कर रहा है। गवर्नमेंट इज नॉट अ प्रोड्यूसर, कंज्यूमर इज नॉट अ प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर एक थर्ड एंगल होता है ना। तो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि ये गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट कहती है ये कंज्यूमर का काम है, बट कहीं के प्रोड्यूसर का भी काम होता है। प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है और उसको अर्निंग चाहिए, तो वो नीचे डाल रहा है जिससे कंज्यूमर कंज्यूम करे। इट्स ऑल्सो द ग्रीड ऑफ द प्रोड्यूसर, जिसकी वजह से कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है एंड गवर्नमेंट आई थिंक कैन नॉट प्ले अ बिग पार्ट ऑफ दिस। आई एम नॉट नेमिंग एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बट आप या फिर कंपनी जो ये कर रही है, बट आप एक पैटर्न समझ रहे होंगे, है ना, कि प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है जिससे कंज्यूमर उसको ज़्यादा कंज्यूम करे, जिससे कि वेस्ट जनरेट हो रहा है। सो दिस इज ऑल्सो अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबली। हम लोग इतना कॉम्प्लिकेटेड मटेरियल प्रोड्यूस करने लगे हैं कि वो रिसाइकल ही नहीं होता, है ना। सो वाई आर वी डूइंग इट इन द फर्स्ट प्लेस? अगर आप एक इट्स वेरी ईजी टू रिसाइकल अ प्लास्टिक बॉटल शायद, है ना, बट अगर हम लोग अपने क्रीम का डब्बा देखेंगे ना, वो 10 कंपोनेंट से जुड़ी बनी है, वो उसको नहीं रिसाइकिल कर सकते। हमारा फ़ोन की बात करते हैं, 1000 कंपोनेंट लगता है फ़ोन बनाने में, आप उसको रिसाइकिल ही नहीं कर सकते कभी। सो दिस इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स। सो येस, इट्स अ पार्ट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पार्ट सिटीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अ पार्ट प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दिस फाइट फॉर द एनवायरमेंट। yes, Satvik, so you want to add हाँ जी, एक्चुअली मेरा इसमें यही रहेगा। आपका जो बेसिक क्वेश्चन था दैट वाज अबाउट हाउ वी कैन ट्रांसफॉर्म यूथ को हम कैसे वो कर सकते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यूथ क्या कर सकता है? यस, यूथ कैसे यूथ क्या कर सकता है इस पोजीशन पे, जो जिस टाइम फ्रेम पे आज हम खड़े हैं, जो इतनी चीज़ें हो रही हैं, क्या यूथ एक कर सकता है? तो बेसिकली ये रहेगा कि हाउ वी कैन टीच देम यंग। सो आई हैव ऑलवेज फॉलोड वन मोटो दैट इज टीच देम यंग। तो हम इस पे स्ट्रक होके कैसे उस चीज़ को हम एक मतलब एक मोल्ड दे सकते हैं। बेसिकली जो गवर्नमेंट है, पेरेंट्स है एंड टीचर्स है, जो ये सब लोग रहते हैं, दे आर अ मोल्ड। आप कैसे उसको शेप करेंगे, दैट डिपेंड्स ऑन यू। आप कैसे एक बच्चे को फ्रेम करेंगे, बच्चा इज अ क्ले एंड यू आर अ मोल्ड, आप उसको कैसे फ्रेम करेंगे, दैट डिपेंड्स। ठीक है। अगर आज की डेट में देखा जाए तो मोल्ड जो हमारा वही थोड़ा गड़बड़ा रखा है कि हम मतलब जो एजुकेशन है उसमें हमने हैंड्स ऑन लर्निंग इंक्लूड नहीं करी है। तो अगर हम उसको भी इंक्लूड करें तो बच्चा जब चीज़ें सीखेगा
तो वो वहां से अपने आप एक डायरेक्शन आ जाएगी और वो अपने आप मतलब एक आपको पाथ नहीं देना पड़ेगा आगे फ्यूचर में। उसके मन में बचपन से ही होगी वो Exactly. फीलिंग। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी की तो हम बात कर ही रहे हैं, है ना। बट अक्सर क्या होता है, रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दो अलग चीज़ें हैं। रूल से ज़्यादा हमको लोगों को एहसास दिलाना होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी की। तो ये कैसे कर सकते हैं सर? बिकॉज जब हम अवेयरनेस की बात करते हैं, अवेयरनेस इम्पैक्टफुल तभी होगा जब किसी इंसान के बिहेवियर में दिखे, क्योंकि अवेयरनेस और एक्शन के बीच ये जो गैप है, इसको फिल करने के लिए युवा क्या करता है या वेस्ट वॉरियर्स क्या करता है ओवरऑल, और आप कैसे मेजर करते हो कि ओके द अवेयरनेस विच वी हैव क्रिएटेड हैज़ रिजल्टेड समवेयर? ओके, सो थैंक यू। सो दिस इज अ 2-part क्वेश्चन। सबसे पहले तो हम लोग रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं, एंड देन सेकंड पार्ट वाज कि कैसे अवेयरनेस से बिहेवियर चेंज है ना, कि उसके बीच का गैप क्या होता है, एक्शन गैप, है ना। सो एग्जैक्टली, सो पहले अगर मैं रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करूँ तो देर आर 2 वर्ड जो रूल्स के साथ आते हैं, वो राइट्स भी आते हैं, कि अगर रूल्स बने हैं तो वो कुछ राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बने हैं, एंड अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं तो वो रूल्स के थ्रू आप निभाते हैं, है ना। सो दीज आर 2 थिंग्स। अगर आप उसको और एक्सपैंड करें तो वैसे तो मेजर ये रूल्स के ऊपर ही है। सो जो रूल्स होते हैं ना, वो आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनते हैं, बट वो रूल्स ना आपके लिए बने हैं, एंड देन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो आपको निभानी है। सिंपल एक एग्जांपल लेके चलते हैं, नॉर्मल जैसे हम लोग अगर ट्रैफिक रूल्स की बात करें तो वहाँ पर रूल्स बने हुए हैं ना। वो राइट्स क्या है कि एक राइट टू लिविंग है, कि आप अच्छे से गाड़ी चलाएं, है ना, कि आप जिंदा रहें जब आप घर से निकलें और फिर ऑफिस जाएं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रूल्स क्या रहते हैं कि आपने उनको फॉलो करें, आप हेलमेट लगाएं, है ना, दिस इज द बेसिक थिंग, आप सीट बेल्ट लगाएं, आप अपनी लेन में चलाएं, आप रैश ड्राइविंग ना करें। दीज आर सम ऑफ द रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हम लोग करते हैं, बट आई डोंट थिंक सो हम लोग वो करते हैं अनटिल अनलेस कोई चालान काट रहा हो, है ना। सो वही, जब तक रूल्स में ना इम्पोजिशन ना हो, जब तक वो ज़्यादा इम्पोज ना हो, तब तक नहीं करते। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं कि कचरा सेग्रीगेट करो, है ना, वो गाड़ी वाली कहते हैं हमको, बट हम लोग नहीं करते हैं। बट वहीं पर अगर हम लोग ये बोलने लग जाएं कि अगर आप कचरा सेग्रीगेट नहीं कर रहे हो, आपका जो कचरे का फीस है वो 50 से 500 हो जाए, है ना, तो आपके पास एक इम्पोजिशन आ गया, है ना। पीपल विल डू दैट, बट वही कि कहाँ अगर वो इम्पोजिशन आया, बट ये ना एक एक्सटर्नल फैक्टर है, ये ज़्यादा देर तक चल नहीं पाएगा। अगर आपने वो रूल्स फिर से हटा दिया कि हम लोग कचरा आपको चालान नहीं कटेगा, तो आप वो फिर से बैक टू ग्राउंड जाएंगे। तो उसमें ना सबसे पहली चीज़ तो ना आपको ना वो रूल्स, अपना रूल समझना पड़ेगा, उसको निभाना पड़ेगा इन रिस्पेक्ट टू द रूल्स एंड द राइट्स दैट यू हैव। दिस इज वन ऑफ दोज थिंग्स। सेकेंड वॉज बिहेवियर चेंज की बात करते हैं। सबसे पहले ना जो बिहेवियर चेंज होता है ना, इट्स नॉट वेरी इजी, एंड आपने उसको कभी माप नहीं सकते, मतलब आप उसको कभी नाप नहीं सकते कि मेरा कितना बिहेवियर चेंज हो गया। कि मैं कचरा सिगरेट में लगा, तो वो ऐसा नहीं है कि हम लोग ना कोई 100 पॉइंट है कि दिस इज अ परफेक्ट कंज्यूमर, कि दिस इज अ परफेक्ट पर्सन, सिटीजन, वो उसको 100 नंबर है, और वो अगर सिगरेट करता है उसको 10 पॉइंट मिलेंगे, वो कचरा कम प्रोड्यूस करता है उसको 10 पॉइंट मिलेंगे। तो बिहेवियर चेंज हम लोग कभी ना नाप नहीं सकते। सो अवेयरनेस और बिहेवियर चेंज के बीच में ना एक चीज़ आती है, वो है एक्शन, है ना। एंड अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिहेवियर चेंज। अगेन टेकिंग एन एग्जांपल, एक अगर एक पर्सन है, उसको एक पत्थर तोड़ना है, उसके पास एक हथौड़ा है, तो जब उसको एक बार स्ट्राइक करता है तो शायद वो ना टूटे, 2 बार करता है नहीं टूटे, वो 10वीं बार टूटता है ना। तो उसका 10वें स्ट्राइक ने उस पत्थर को नहीं तोड़ा, उसके 10 के 10 स्ट्राइक ने उस पत्थर को तोड़ा, है ना। सो वैसे ही करके जो बिहेवियर चेंज होता है ना, दैट कम्स थ्रू अ सीरीज ऑफ अवेयरनेस एंड एक्शंस। मतलब उसमें मल्टीपल एक्शन चलते हैं। अगर कोई पर्सन ना अपनी लाइफ में बहुत चेंजेस ला रहे हैं ना, तो अचानक से एक ऑर्गेनाइजेशन से नहीं होगा, अचानक से क्लीन अप ड्राइव से नहीं होगा, उसमें मल्टीपल एक्शंस और अवेयरनेस चलते रहेंगे, और तब जाके वो कहीं ना कहीं जाके मोल्ड होगा। सेम गोज विद युवा, है ना। इतना जल्दी रिटेंशन नहीं है। हम लोग 5 सेकंड की रील भी बहुत बड़ी बोलते हैं अब, है ना। लोग अगर 2 सेकंड की रील, 3 सेकंड की, पेशेंस नहीं है ना। तो दिस इज वन ऑफ दोज थिंग्स कि एंड यस, इट्स अ लॉन्ग टर्म थिंग। बिहेवियरल चेंज इज अ लॉन्ग टर्म थिंग, एंड इट कैन बी बॉट, बट फिर से वही, इट कैन बी बॉट बाई कंटिन्यूअस अवेयरनेस एंड एक्शन ऑन ग्राउंड। अवेयरनेस हमारे एंड से हो सकता है, अवेयरनेस उसको खुद भी करना पड़ेगा, एक्शन आपको साथ में लेने पड़ेंगे, बट वो उसी के साथ होगा। सो थैंक यू। Yeah, that was a very good answer actually. Yeah. So अभी बात coming back again to युवा, है ना। तो युवा जो है यूथ के साथ जुड़ती कैसी है, मोरओवर आपको यूथ मिलते कहाँ हैं, एंड मोरओवर सेम इंटरेस्ट वाले यूथ मिलते कहाँ हैं, दैट इज़ अ मेन क्वेश्चन। बिकॉज अक्सर क्या होता है, यूथ तो मिलेंगे आपको, बट अगेन कंसिस्टेंटली उसमें पार्टिसिपेट करना, इनिशिएटिव्स लेना एंड उसमें लगे रहना इज़ वेरी मच डिफिकल्ट, एंड अनलेस इंटरेस्ट सेम ना होते हो, है ना। सो फ्रॉम वेयर डू यू गेट पीपल, हाउ डू यू कनेक्ट विद पीपल? यस एग्जैक्टली, है ना। सो जब हम लोगों ने यूथ के साथ जब हम लोगों ने युवा बिल्ड किया था, वी स्टार्टेड बिल्डिंग युवा, तो दिस वाज वन ऑफ द
हाइपोथेसिस में हमको आपको बताया था ना कि हमारा हाइपोथेसिस कि देयर इज अ इको कॉन्शियस यूथ और वो स्कूल एंड कॉलेज में मिलता है एंड देयर आर ऑलमोस्ट 500 इंस्टीट्यूशन इन देहरादून. सो हमारा सबसे पहले ना क्वेश्चन ही ये था कि हम लोग उनको ढूंढेंगे कैसे. क्योंकि अगर स्कूल में गए हम लोग ऐसा तो नहीं हो सकता कि क्या आप इको कॉन्शियस हो, क्या आप इको कॉन्शियस हो, एंड देन वी आर ऑन बोर्डिंग दैट. करेक्ट. सो वो है कहीं पे. नाउ द प्रॉब्लम द मेन हर्डल ऑफ युवा वाज टू आइडेंटिफाई देम. तो इसकी वजह से हम लोगों ने ना कुछ कैंपेन कुछ दो पिलर्स है हमारे पास, ग्रीन गुरुकुल एंड इकोलम्पिक्स. ग्रीन गुरुकुल इज अ इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन एंड इकोलम्पिक्स इज अ इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन. तो होता क्या है, दिस इज 1 month लॉन्ग कॉम्पिटिशन जो हम लोग स्कूल एंड कॉलेज में रन करते हैं. इसमें हम लोग एक स्कूल जब जैसे हम लोग एक स्कूल को अप्रोच करते हैं तो हम लोग उनको एक टाइम देते हैं फॉर 1 month. वी गिव देम सम सेट ऑफ एक्टिविटीज एंड हम लोग उनको बोलते हैं कि आप एक पर्टिकुलर टाइप साइज ऑफ टीम बना सकते हो अराउंड 30 to 40 एंड यू कैन डू दिस एक्टिविटीज फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 1 month. तो उसके थ्रू ना हमको ना यूथ मिलता है. सो दैट इज अवर यूथ एक्विजिशन फेज, जहाँ से हमारे पास यूथ आता है. इकोलॉमिक्स एंड ग्रीन गुरुकुल आर दोज कॉम्पिटिशन विच हेल्प अस टू अक्वायर यूथ एंड लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 2000 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन यूथ. तो होता क्या है ना कि जो एक्टिविटीज होती है ना वो ना होती तो नॉर्मल एक्टिविटीज जैसी है, जैसे फॉर एग्जांपल रैप बनाना, पेंटिंग करना या फिर नुक्कड़ नाटक करना, बट उसमें एक एलिमेंट जुड़ जाता है दैट इज प्रो एनवायरमेंट. अगर आप रैप बना रहे हो तो अगर आप एक गाना बना रहे हो तो व्हाई नॉट क्लाइमेट के ऊपर बना दो. अगर आप वॉल पेंट कर रहे हो तो क्यों ना क्लाइमेट के ऊपर कर दो. तो आपको ना वो जो यूथ है ना जो थोड़ा इको कॉन्शियस है, वो जब इस चीज़ को देखता है तो वो थोड़ा एक्टिव, मतलब वो हमेशा थोड़ा टच में आ जाता है. एंड देन थ्रू आउट द ईयर ना हम लोग उन एक्टिव यूथ के साथ हम लोग काम करते हैं. एंड देन वी हैव चौपाल एज वेल. क्लाइमेट चौपाल इज वन ऑफ द पिलर्स दैट वी हैव इट एवरी लास्ट सैटरडे ऑफ द मंथ. तो इसमें भी हम लोग ना इट्स ओपन फॉर एवरीबडी. जैसे इकोलॉमिक्स एंड ग्रीन गुरुकुल तो कॉलेज एंड स्कूल में होता है, क्लाइमेट चौपाल हमारी कम्युनिटी में होता है. तो कोई भी लोग आके उसमें अटेंड कर सकता है उसको. तो हर क्लाइमेट चौपाल का हमारा एक थीम होता है, मे बी ऑन क्लाइमेट, मे बी ऑन वाइल्ड लाइफ, मे बी ऑन वेस्ट. तो इसके थ्रू हम और यूथ अक्वायर करते हैं. तो ऐसे करके हमको यूथ मिलता है. एंड देन फर्दर साल भर में हम लोग उनके छोटे छोटे वो करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ना, अवेयरनेस, एक्शन एंड बिहेवियर. तो हम लोग हर साल उन जो एक्टिव यूथ जिन्होंने हमारे साथ पार्टिसिपेट किया उनके धीरे करके ना साथ कुछ काम कर रहे होते हैं, उनको एम्पावर कर रहे होते हैं, उनकी नॉलेज बढ़ा रहे होते हैं, उनको एक्शन दे रहे होते हैं जिससे कि वो खुद इनिशिएशन लेना स्टार्ट कर दें. ओके. तो जैसे सात्विक, जी. आप शायद ग्रीन गुरुकुल की आपने जिक्र करी थी शुरुआत में जब अपने बारे में बता रहे थे. हाँ. तो आप इसी से जुड़े हुए थे एंड इसी से आपकी शुरुआत हुई थी, राइट? जी. सो जितने आपने देखे होंगे यहाँ पे जितने एक्टिविटीज़ होते हैं, व्हाट डू यू फील विच अमॉन्ग देम इज़ द मोस्ट इम्पैक्टफुल वन, की ज़्यादा गहरा इम्पैक्ट छोड़ता है, चाहे बच्चों पे हो, कॉलेज के स्टूडेंट्स पे हो? व्हाट डू यू थिंक? आज की डेट में जैसे हम देखा जाए तो जैसे ग्रीन गुरुकुल जो मैंने स्टार्ट किया था जब, तो बेसिकली बहुत सारी एक्टिविटीज़ है. अगर रहे तो 10 से 13 के बीच में रहता है, वो नंबर वेरी करता है एवरी ईयर. तो 10 एक्टिविटीज़ भी अगर हम लेके चले तो 10 की 10 एक्टिविटीज़ में इसी में किसी में हम क्लीन अप ड्राइव करा रहे हैं, किसी में हमने एक जिंगल वॉर कराया, मतलब एक रैप वॉर उस तरीके से, या फिर हमने फैशन मतलब आउट ऑफ वेस्ट, फैशन आउट ऑफ वेस्ट, उससे रिलेटेड हमने ऐसे ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, उनके बहुत फन नेम थे. देखिए अगर देखा जाए बहुत एक वेग लेवल पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, पर फॉर मी ये जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा, इट्स वेरी सब्जेक्टिव कि कौन सी एक्टिविटी सबसे ज़्यादा मोबिलाइज करती है स्टूडेंट्स को. सो इट कुड बी इट्स अबाउट इट्स वन ऑफ द एक्टिविटी जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो जो रैग पिकर्स हैं और कबाड़ी वाला जो हैं उनके पास जाकर उनसे डेटा कलेक्ट करती है और पूरा मतलब उसको चैनलाइज करती है कि क्या क्या चीज़ जो हम ऐसी फेंक देते हैं रोड पे वो कैसे एक मतलब मेन स्ट्रीम में वापस से एक उस साइकिल के अंदर वापस आ जाती है. तो वो वाली जो एक्टिविटी थी दैट आई थिंक कैन मोबिलाइज मोर ऑफ यूथ, क्योंकि उनको पता लग रहा है कि जो एक रैपर है या फिर एक प्लास्टिक की बॉटल है कैसे वो वापस से मेन स्ट्रीम में वापस से इकोनॉमी में ऐड हो रहा है. जहाँ हमने उसको फेंक दिया था इट्स अ वेस्ट नहीं है, वेस्ट टू वेल्थ वाला जो आ जाता है केस, वो वापस से मेन स्ट्रीम में आ गया. तो दैट्स वन ऑफ द एक्टिविटी जहाँ मेरे को लगता है कि बहुत एक पोटेंशियल है उसमें कि ये और ज़्यादा चैनलाइज कर सकते हैं यूथ को. ओके, थैंक यू सात्विक. दैट वाज वन ऑफ द एक्टिविटी जो मेरे दिमाग में था कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एक्टिविटी. ओके, एनीथिंग यू वांट टू ऐड? नहीं आई गेस सात्विक ने ऐड कर दिया कि हम लोग ना गवर्नमेंट की बात करते हैं. अभी आपने पिछले भी एक क्वेश्चन में से पूछा था ना कि रोल्स ऑफ गवर्नमेंट और वो वाला ना, तो देहरादून का जो वेस्ट जनरेशन पर डे है ना, इट्स ऑलमोस्ट 450 मीट्रिक टन एवरी डे है ना. बट देहरादून के पास ना इतनी कैपेसिटी है नहीं. शीशम बाड़ा में नो डाउट देयर इज अ प्लांट जो ना
को जला के आई थिंक RDF के थ्रू कुछ एनर्जी जनरेट कर रहा है। बट ना जो रिसाइकलिंग जो रेट है ना, अगर आप वर्ल्ड की रिसाइकलिंग रेट की बात करें ना, उसका 60% ऑफ रिसाइकलिंग इज ड्यू टू इनफॉर्मल वेस्ट पिकर, जो कबाड़ी वाला है जिसकी हम लोग बात करते हैं। आप देखोगे जब आपकी दुकानें बंद हो जाती है ना रात को 11-12 बजे, तब एक कबाड़ी वाला दुकानों के बाहर घूमता है, और जब आप सुबह कभी जाओगे ना 5-6 बजे कभी रोड पे घूमोगे तो आपको वहाँ पर एक कबाड़ी वाला दिखेगा। सो दीज आर द पर्सन जो विच आर द बैकबोन ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, है ना। एंड जनरली हमारे लिए क्या होता है, कचरा ना एक डस्टबिन होता है छोटा, इसकी हमारे शायद कचरा यहीं पर खत्म हो जाता है हमारे लिए। बट इससे भी जैसे हम लोग कहते हैं कि सम पीपल आर मेकिंग लिविंग आउट ऑफ वेस्ट, है ना, तो वो वेस्ट पिकर्स हैं। एंड जब स्टूडेंट ने उनसे बात किया ना, एंड देन उनको पता चला कि यार ये जो वेस्ट है ना, दिस इज ऑल्सो किसी का लाइवलीहुड है ये, है ना। एंड वो कैसे कनेक्टेड है, जिसको हम लोग ऐसे फेंक देते हैं, जैसे उन लोगों ने बात किया कि हम लोग कभी कांच ऐसे फेंक देते हैं, कभी नीडल्स ऐसे फेंक देते हैं, हजार्डस वेस्ट, उनको चुभता है वो, है ना। तो दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स। तो उनको रियल लाइफ पता चला कि इससे इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं टू ह्यूमंस। सो दिस इज वन ऑफ दोस वेरी पावरफुल एक्टिविटीज। ऐसे तो बहुत सारी एक्टिविटीज हैं हमारे पास, बस दिस इज वन ऑफ दोस पावरफुल एक्टिविटीज, which leaves a deep impact, yes, which क्योंकि leaves it. शायद इवन आई थिंक कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं अगर हमें उसकी बैक स्टोरी पता चले ना, शायद हम उसे करना ही छोड़ दें, Yes, yes, राइट। exactly. क्योंकि लैक ऑफ अवेयरनेस ही इसके लिए एक मेन वजह yes. है, जिस वजह से हम ये कर रहे हैं ब्लाइंडली, बस फॉलो कर रहे हैं, सब करते हैं हम भी कर रहे हैं वाला हिसाब हो रहा है। ओके तो जैसे आपने बताया कि आप स्कूल लेवल पे भी कराते हैं कॉम्पिटिशन्स एंड अगेन कॉलेज लेवल एज वेल, तो अप्रोच में क्या डिफरेंस लगता है आपको, चाहे वो स्टूडेंट्स हों स्कूल लेवल, चाहे वो कॉलेज लेवल के लोग हों? व्हाट डू यू थिंक इज देयर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स participating in this what you call competition? Okay, and I good. want Satvik also to give his opinion because उन्होंने खुद भी करा हुआ है एंड वो कॉलेज में भी रहे हैं, स्कूल में भी रहे हैं ड्यूरिंग दिस वन। तो आपके मन में क्या चल रहा है, एक आप भी बताइए, एंड सौरभ as well. I guess Satvik would be the best person to Yeah, answer I think this. so. Yeah. But I'll add a line. But Satvik, why don't you go first? यस श्योर। एक्चुअली जो इसमें ये था, मतलब हमें रिटेंशन करना था, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है कि हमें अभी जैसे आपने युवा के लिए किया, आपने एक बिगर स्केल पे इसी चीज़ को आप एक छोटे स्केल पे समझिए कि हमें वही चीज़ लेके आनी है। युवा क्या कर रहा है, लाइक माइंडेड यूथ को कनेक्ट कर रहा है। अब वही चीज़ हमें स्कूल या कॉलेज में करनी है, लाइक माइंडेड यूथ को पकड़ना है। वन मोर क्वेश्चन, स्कूल में जब आप ये कंपटीशन कराते हैं तो कौन से क्लास से स्टार्ट होता है ये? 6th to 12th, बट जनरली 10th और 12th के बोर्ड होते हैं तो जनरली वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो इट्स जनरली 6th 7th 8th 9th and 11th जिसमें हम लोग मेजर रहता है। ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन, कंटिन्यू। यस, मेरी तो खैर जर्नी ही 12th क्लास से हुई है शुरू, सो इट्स लाइक दैट। बाकी वही चीज़ जो हमने एक मैसिव स्केल पे देखा कि युवा कैसे मतलब पिकअप कर रहा है स्टूडेंट्स को, वही चीज़ आप इसमें सोच लीजिए कि स्कूल में हम कैसे स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। पहली बार था स्कूल में, मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि क्या हो रहा है, क्योंकि इट वाज वेरी फर्स्ट टाइम फॉर मी और मैं बोर्ड्स के बीच में जगल कर रहा था। उस टाइम पे हमने टीम एक बना तो ली, पर आई वाज नॉट वेरी श्योर कि कुछ हो पाएगा। ऑल्दो वी कुडंट लैंड टू अ गुड पोजीशन, बट वी वर एबल टू फिनिश फ्यू ऑफ द एक्टिविटीज, मतलब फ्यू वर लेफ्ट, बट वी वर ओवर देयर। आई रिप्रेजेंटेड वन ऑफ द स्कूल, मतलब जहाँ पे मैं पढ़ता था इन क्लास 12th। मोरओवर आई वांट टू नो सात्विक, उस टाइम आपके दिमाग में चल क्या रहा था, वो क्या सोच के पार्टिसिपेट किया आपने, कि बस विन होना है या पार्टिसिपेशन आपको अच्छा लगता है, और यू हैड अ डीप मीनिंग समथिंग इन योर हार्ट गोइंग ऑन? सो बेसिकली उस टाइम पे जो था, मतलब बहुत एक वेग आइडिया नहीं था ये किस डायरेक्शन में जाएगा। कंपटीशन जीतने का तो मतलब ख्याल था, पर बहुत ज़्यादा उसमें हमने सोचा नहीं, टू बी ऑनेस्ट। पर ये था कि आई हैव बीन वर्किंग विद ऑन दिस एनवायरनमेंट सेक्टर ओनली। उससे पहले 1 साल से, जब मैं 12th में था उससे 1 साल पहले से मैं कर ही रहा था, तो मेरे को एक अपॉर्चुनिटी आई, आई वांटेड टू ग्रैब इट, और सोचा था कि जब 13 एक्टिविटीज़ करूँगा उसके बाद क्या फ़र्क पता लगेगा और क्या फ़ायदा है उसका। सो इट वॉज लाइक दैट। मतलब कहीं ना कहीं अगर मैं जीतूँ भी ना, पर यह है कि उसमें मेरे को इन्फॉर्मेशन बहुत मिलेगी, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। इट वॉज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर मी। तो मैंने उसको एक नॉट एज अ कॉम्पिटिशन बट एज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी उसको देखा था उस टाइम पर, क्योंकि आपकी रुचि थी एनवायरमेंटल चीज़ों में। अब वही चीज़ हुई जो हमने अपने साथ स्टूडेंट जो अपनी टीम बनाई, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो चीज़ कहीं लैग हो गई थी, तभी हम नहीं उसको लेके जा पाए उस लेवल पर। बट लेटर ऑन इन कॉलेज वही चीज़ हमने करी, पोजीशन आ गई थी इस टाइम पर, पहले से बहुत इम्प्रूव थी। एंड इको ओलंपिक्स ऑन अ कॉलेज लेवल और एट अ यूनिवर्सिटी लेवल, नॉट एट अ कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी के अंदर इको ओलंपिक्स में एज अ टीम लीडर एक्ट करना, दैट टू बीइंग इन फर्स्ट ईयर, तो दैट वाज अ मेजर मतलब
इट वाज अ मेजर अचीवमेंट फॉर मी कि मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट एक कॉलेज में कंडक्ट कर रहा हूँ, एक उसका टीम लीड कर रहा हूँ. सो इट वाज क्वाइट ऑफ लाइक इट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस तो था ही वो कहीं ना कहीं, पर ये था उसमें हमने एक अचीव किया कुछ ना कुछ. पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी हुई कि Exactly. लीडरशिप क्वालिटी आ गई आप में. Yes. ओके, मूविंग अहेड सौरभ, कम्युनिटी के साथ डील करते वक्त क्या चैलेंजेस आते हैं, एंड समटाइम्स ऐसे भी हो सकता है कि लोग इंटरेस्ट ना दिखा रहे हों, तो ऐसे में क्या करते हो? हाउ डू यू मोटिवेट पीपल और हाउ डू यू कनेक्ट विद देम? थैंक यू. सो जनरली मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि एज अ वेस्ट वॉरियर्स कम्युनिटी, क्योंकि वो तो मैंने बताया था कि हर एक एज की होती है. आई कैन जी. टॉक यू अबाउट द युवा कम्युनिटी, क्योंकि हम Yes, लोग उन्हीं yes. के साथ काम कर रहे हैं. बिल्कुल. सबसे बड़ा जो चैलेंज टू विथ युवा कम्युनिटी उनके साथ वो इंटरवेंशन करने में यही है कि सबसे पहले तो ना मतलब इवन टू पार्टिसिपेट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इशू विथ यूथ है, राइट? क्योंकि वो कॉलेज में बिजी है, उसकी पर्सनल लाइफ है, उसकी पढ़ाई है, लाइफ है, जैसे आपने बोला था मूवीज़ होती हैं, वाई नॉट देम, वाई ये है ना, तो फिर दिस इज़ नॉट अ नेसेसरली पार्ट ऑफ हिज लाइफ. सबसे पहली बात तो अगर मैं बाई चांस एनवायरमेंट के ऊपर काम नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मेरी लाइफ नहीं चलेगी, मतलब इट्स नॉट ए नेसेसरी पार्ट, नॉट इवन ऑफ माई करिकुलम राइट नाउ, है ना? तो मैं क्यों करूँ? सबसे पहली बात तो ये है कि वो नेसेसिटी नहीं होती उनकी ना, तो इतने ज़्यादा हम लोग उनको एंगेज भी नहीं कर पाते. दूसरा ये है कि अगर हम लोग उनको एंगेज भी कर पाते हैं तो कंटिन्यूस एंगेजमेंट इज़ वन ऑफ दिस इशू. जैसे मैंने आपको बताया था कि उनकी जो अटेंशन स्पैन इज लेस देन 5 सेकंड राइट नाउ बिकॉज ऑफ वो. अब ऑब्वियसली हम पे हर दिन एक नई चीज़ तो नहीं हो सकती इंटरेक्ट करने को ना एक तरीके से, तो थिंग्स आर रिपीटेटिव एट टाइम्स कि वही आई थिंक क्लीन अप ड्राइव ही होगा, आई थिंक सिविक इशूज़ के ऊपर ही काम होगा, या फिर आई थिंक चौपाल ही होगा, है ना? सो और कितने तरीके के हम लोग थीम्स भी कितने चौपाल में इंट्रोड्यूस कर लेंगे, हो सकता है 10 20 30, है ना? उससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते. सो दैट इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स. वो जो न्यू है ना, तभी तो फास्ट फैशन है कि जल्दी चेंज करना है जल्दी. तो दिस इज़ वन ऑफ दोज प्रॉब्लम्स दैट वी फेस विथ यूथ. सबसे पहले तो उनको इंटरेक्ट करना ही बहुत मुश्किल होता है, उनको किसी में एंगेज करना ही मुश्किल होता है, एंड देन कंटिन्यूस एंगेजमेंट इज़ वेरी difficult to do with youth, है ना? But overall it's amazing to interact with youth, है ना? Because मैंने बताया था they comes with energy, they comes with passion, they comes with ideas, है ना? उनको लगता है कि if youth believe ना कि this is the place they belong, they stick to it, है ना? And अगर उनको हल्का सा भी लगा कि नहीं यार मतलब नहीं सॉरी कि नहीं यहाँ पर नहीं मज़ा आ रहा है, this is not a place I belong, आप कितना ही चाह लो यूथ नहीं करेगा, because at the end of the day it's a voluntary thing, it's something that आपको अपने अंदर से करना है. ओके, तो ऐसे में अगर ये पॉडकास्ट सुन के इफ़ समवन, कोई यूथ जनरेशन हमें सुन रहा हो, एंड इफ़ दे फील कि ओके दिस इज़ माई काइंड ऑफ थिंग, आई एम इंटरेस्टेड और आई हैव दैट स्पिरिट इन मी कि मैं इन चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ, तो ऐसे में अगर कोई यूथ है एंड एज यू सेड बिजी होते हैं, तो कैसे वो शुरुआत करें? क्योंकि शुरुआत तो वो करना चाहता होगा बट प्लान नहीं होगा, सेकेंडली बिजी भी होता होगा. सो कुछ बताइए आप उन्हें गाइड कीजिए. सो अगर मैं किसी ऐसे यूथ, अगर कोई मेरी ऐसा कोई यूथ है ना जो सुन रहा है, जिसको ना वेस्ट एक प्रॉब्लम लगती है और वो कुछ करना चाह रहा है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूँगा कि यू आर नॉट अलोन. सबसे पहले दिक्कत क्या होती है यूथ को ना, जब वो ना ऐसे एक्शन नहीं चाहता ना, उसको लगता है कि वो अकेला है. उसको लगता है कि यार मेरे आसपास वाले तो यार कचरा फैला रहे हैं, और अगर मैं इनको टोक दूंगा यार, मतलब मैं इनको बोल दूंगा कि कचरा मत फैलाओ, तो वो लोग मेरे को सुना देंगे, विच हैपेंस, है ना? लोग फेंक देते हैं, तो टोकते नहीं जबकि उनको अंदर से लग रहा होता है. तो सबसे पहले तो मैं उनको ये मैसेज बोलूँगा कि यू आर नॉट अलोन, देयर आर पीपल लाइक यू जिनको लगता है कि वेस्ट इज़ अ प्रॉब्लम, क्लाइमेट चेंज इज़ अ प्रॉब्लम, और उनको कुछ करना चाहिए. एंड वी नॉट ओनली वी, देयर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स लाइक युवा, जहाँ पर आपको ना लाइक माइंडेड पीपल मिलेंगे, है ना? और हम लोग भी ना युवा कम्युनिटी के थ्रू ना यही बिल्ड करना चाह रहे हैं कि ना जो यूथ है, जो इको कॉन्शियस है, वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग दोज इको कॉन्शियस स्टूडेंट्स टुगेदर एंड ट्राइंग टू बिल्ड अ कम्युनिटी ऑफ प्रो एनवायरमेंट पीपल, है ना? कि थोड़ा प्रो एनवायरमेंट के ऊपर वो करें. तो यही है कि यू आर नॉट अलोन. अगर आप सुन रहे हैं, ज्वाइन अस. अगर आप देहरादून में हैं, ज्वाइन एनी मूवमेंट अक्रॉस इंडिया, और अगर ये वर्ल्ड में जा रहा है तो कहीं भी वर्ल्ड में, बिकॉज देयर आर थाउजेंड्स ऑफ यूथ मूवमेंट जो काम कर रहे हैं, एंड दे कैन वर्क विथ यू. सो यस. ओके, एनी नंबर्स और समथिंग अगर कहीं से कनेक्ट करना चाहें तो? श्योर. सो हमारा वेस्ट वॉइस का वेबसाइट है wastvoice.org. हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है YUWA न्यूमेरिक 4 हिमालयास HIMALAYAS. हमारा मेल आईडी है yuva.teams@wastewarriors.org. I'll spell it out, YUWA.TEAM
WASTEWARRIORS.org. मूविंग अहेड, जैसे हम प्लास्टिक को कम करने की बात करते हैं सौरभ, है ना, तो बातें तो होती हैं हर जगह कि ये करना है, बट ऐसे में हम ये रीयूज़, रिसाइकल वाली चीज़ें, इन सभी ट्रेंड्स को वापस लाने के लिए क्या कर सकते हैं? प्लास्टिक के यूज़ को कम कर सकते हैं, या अगर कर भी सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? ठीक है, जब हम लोग ना वेस्ट मैनेजमेंट हायरार्की की बात करते हैं तो इसका ना 3 प्रिंसिपल्स की हम लोग बात करते हैं. पहला है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल. कंजप्शंस की बात करते हैं. आजकल उसको और हम लोगों ने एक्सपैंड कर दिया है कि आप रिजेक्ट करिए उसको. तो सबसे पहले मैंने आपको जैसे बताया ना, बीइंग अ कॉन्शियस कंज्यूमर, सबसे पहला जो आपका रहना चाहिए दैट इज रिड्यूस. अगर आप प्लास्टिक को प्रोड्यूस ही कम करेंगे तो आपको उसको मैनेज कम करना पड़ेगा. दिस इज एज सिंपल एज दैट, है ना, कि अगर मैं कोई वेस्ट ही जनरेट नहीं कर रहा हूँ तो मैं उसको मैनेज क्यों करूँ, है ना. सो दिस इज समथिंग जो हम लोग भी फोकस करते हैं कि हम लोग ना पहले रिडक्शन पे बात करते हैं. अगर हम लोग कहीं मार्केट जाते हैं, अगर सब्जी लेने जाते हैं, तो वाई नॉट यू टेक वन क्लॉथ बैग विथ यू, है ना, कि अगर इससे क्या होगा, आपका एटलीस्ट एक प्लास्टिक का बैग तो बचेगा. अब होता है कि हम लोग मार्केट सब्जी लेने के लिए जाते हैं, आपको एक सब्जी अलग थैले में देते हैं, एक सब्जी अलग थैले में देते हैं, एक सब्जी अलग थैले में देते चक्कर हैं. में 5-6 हाँ, थैलियाँ 5 घर थैले आगे इकट्ठा हो होती जाती है. हैं. मगर आप घर जाके देखोगे ना तो एक टब में सारी एक साथ खाली कर देते हैं वो, है ना, फिर वो 5 थैलियाँ एक साथ हो जाती हैं. तो ना हम लोग वही बात करते हैं कि आपको तो एक थैली दिख रही है, मगर आप सोचिए अगर वो 140 करोड़ लोग एक एक थैली, तो 140 करोड़ थैलियाँ आप कम कर रहे हैं. एंड दिस इज जस्ट सब्जी, बस हम लोग खाना खा रहे हैं, पता नहीं कितना जो वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, है ना. एंड आई गेस अगर हम रीयूज़ की बात करें ना, तो पहले हमारे मतलब हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, उनकी अगर हम लोग लाइफस्टाइल देखें ना, तो वो ओल्ड थी बट वो ना सस्टेनेबल थी, है ना. हम लोग की जो लाइफस्टाइल है वो फास्ट है बट नॉन सस्टेनेबल है. हम लोग पहले एग्जांपल लेके चलते हैं. पुराने ज़माने में जब पुराने कपड़े आते थे ना, तो उसको फाड़ के शायद पोछा बना देते थे ना, नहीं तो तकिए का कवर बना लेते थे. कुछ नहीं होता था ना, दरी बना लेते थे. हमारे पुराने ज़माने में जो हमारे घर में दरिया थी ना, पुराने कपड़ों की हुआ करती थी, है ना. हमारे घर में अगर जूता, अगर चप्पल टूट जाए ना, तो आज आई थिंक साथियों से भी बात करते थे कि हम लोग ना उसको मोची को दे देते थे, है ना. वो बीच में भी ठीक करता है, बट आजकल हल्का सा भी फटा तो आराम से नया दूसरा चप्पल जाएगा. क्योंकि ईजी है, क्योंकि सस्ता है. 100 रुपये का नया चप्पल आ रहा है. तो दिस इज समथिंग, है ना. लेकिन आपको रीयूज करना पड़ेगा. एंड रिसाइकलिंग इज समथिंग जो कि एंड ऑफ द वो है, क्या बोलते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट हायरार्की, दैट इज एंड इट्स नॉट वेरी इजी टू रिसाइकिल. पहले आपको सेग्रीगेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको कहीं भेजना पड़ेगा, वो भी एनर्जी एफिशिएंट है. एंड मे बी इट्स नॉट 100% ऑफ द मटेरियल कैन कम टू इकोनॉमी चेन वापस. ज़रूरी नहीं है कि वो आए आपके उसमें. तो डेफिनेटली मैंने आई थिंक स्टार्टिंग में बोला था, बी अ कॉन्शियस कंज्यूमर, आस्क योरसेल्फ, है ना. अगर आप रीयूज़ की बात कर रहे हो, कि आप ये बोले कि अगर आप पन्नी लेने जा रहे हैं, क्या मेरे पास कोई अल्टरनेट है इसके लिए? अगर नहीं है तो आप ले जाइए. मैं खुद बोल रहा हूँ कि आप मत ले जाइए, आप प्लास्टिक की पन्नी लीजिए. अगर आपके पास है तो उसको यूज़ करिए. अगर आपका एक जूता हल्का सा फट गया है, अगर आप एक नया जूता लेने जा रहे हैं, तो आप ये पूछ लीजिए, जो पुराना जूता मैं यूज़ कर रहा हूँ ये किसी काम का नहीं है क्या, ये रिपेयर नहीं हो सकता? अगर इसका आंसर ना है तो मैं बेशक कह रहा हूँ कि आप नया लीजिए, है ना. अनटिल अनलेस आपका जो सेकंड क्वेश्चन जो आप अपने आप से पूछ रहे हैं ना, कि क्या मुझे ज़रूरत है इस चीज़ की, अगर इसका जवाब ना है ना, इसका जवाब कि मेरे को जो पुराना सामान है उसको रिपेयर करने की ज़रूरत है, या फिर जो नया सामान है इसकी मुझे ज़रूरत है कि नहीं, अगर इसका जवाब ना है ना, तो आपका एक्शन भी ना ही होना चाहिए rather than हाँ. सो यस जी, एनीथिंग. हाँ जी. एक्चुअली मैं इसको, जो आपका क्वेश्चन था, इसको 2 पार्ट में ब्रेक करूँगा. जो आपने बोला कि प्रोडक्शन, अभी सर ने प्रोडक्शन के ऊपर बात करी, तो इसी में मैं एक आपको टर्म बताऊंगा, दैट इज ग्रीन वॉशिंग. ग्रीन वॉशिंग में बेसिकली हो क्या रहा है, जो रेप्यूटेड ब्रांड्स है, दे आर जस्ट टेलिंग अस कि आप अपने पार्ट पे गलत है, वी आर परफेक्ट ऑन आवर स्टैंड. अभी एक लाइव एग्जांपल है, वन ऑफ द ब्रांड एक है, दे आर प्रोड्यूसिंग वाटर, नॉट प्रोड्यूसिंग द पैकेज्ड वाटर. तो उनके में एक इवेंट में गया, वहाँ पे what the person, the representative is saying that प्लास्टिक इज नॉट अ प्रॉब्लम बट इट्स डिस्पोजल इज. सो वहाँ क्या हो गया कि उन्होंने अपना पल्ला झाड़ दिया कि हम लोग जो है, हम प्लास्टिक अगर बना रहे तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है. जो प्रॉब्लम है वो आपके साइड पे है कि आप लोग उसको डिस्पोज नहीं कर रहे हैं. तो वो बात जो है वो हमारे ऊपर आ गई है. तो यही चीज़ है ग्रीन वॉशिंग, कि आप कैसे मूर्ख बना दो अपने कंज्यूमर का और वो घूम जाए आपकी बात में. तो ये एक पार्ट है. और रही बात जो भी सर ने बताया कि हमारे जो स्टेप्स थे, कैसे हम RRR जैसे थे, तो एक हम टर्म यूज़ करते हैं, दैट इज़ सस्टेनेबल. सस्टेनेबल जो है, दैट इज़ कोई बहुत एक फैंसी नेम नहीं है, सबसे पहली बात.
और जो सस्टेनेबल हमने जो एक मतलब एक अपने दिमाग में अगर आप एक इमेज देखें तो एक ऐसी है कि सस्टेनेबल अगर होगा कुछ बहुत ही महंगे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हो गए, हैंडमेड प्रोडक्ट्स हो गए, या फिर मतलब उस तरीके की चीज़ें वो जो कि बहुत महंगी होंगी, वो ऐसा कभी नहीं था। हम लोगों ने आज की डेट में उसको बहुत एक हाई वैल्यू टर्म बना दिया, पर ऐसा कुछ नहीं है। सस्टेनेबल इज़ वेरी कन्वेंशनल। अगर आप अपने कन्वेंशनल स्टेप्स उठा के देखें, उसमें हमने न जाने कितनी चीज़ें ऐसी है जो हम पहले से करते आ रहे थे, अभी हमने जस्ट टू मेक इट क्विक हमने उसको छोड़ दिया। और बस एक वो टाइम फेज जो है उसको करने के लिए, और वो भी कोई बहुत ज़्यादा टाइम हमने ट्रांजिशन नहीं किया, बहुत ही कम टाइम ही हमने बहुत सेव कर रहे हैं। अगर हम उन सस्टेनेबल ना होके अगर हम फास्ट फैशन हो गया, या जैसे अभी सर ने बताया कि पॉली बैग्स हम एकदम ले रहे हैं। पॉली बैग्स आज से मुश्किल से 30 साल पहले का कोई प्रचलन ही था। अगर हमारी दादी या दादा वाली एज में हम अपना पूछें उनसे, तो वो बोलेंगे कि अभी की देन है, अभी आया है ये जो मार्केट में है, 20 या 30 साल, 20 या 25 साल मैक्स में आया है अभी। उससे पहले क्या चीज़ें होती थी, एक वो होता था, या पेपर का वो न्यूज़पेपर रैप करके बनाते थे, उस तरीके की चीज़ें होती थी। पर आज की डेट में हमने वो प्लास्टिक को क्यों कर दिया, क्योंकि न्यूज़पेपर बैग जो थे वो बनाने हमें मेहनत पड़ रही थी, हमने फैक्ट्रियों के भरोसे रह गए, तो वो वाली चीज़ें आ गई। दूसरी बात रही रिपेयर की। अभी मैं अपना एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। एक्चुअली मेरा एक शू था, शू का सोल फट रहा था, वो मेरे एक दोस्त को पता लगा और मैंने उसको बोला कि सोल फट रहा है, तो उसने बोला नया ले ले। मैंने बोला हाँ चलो देखते हैं। मैं घर गया, मैंने पापा को बताया, पापा ने बोला ये ले फेविक्विक और इसको रिपेयर कर लो। मैंने बोला ठीक है, हो गया रिपेयर। अब मैं अगले दिन अपने दोस्त से मिला, बोल रहा कि तेरा शूज़ तो फट गए थे। मैंने बोला रिपेयर कर लिया। अब वो मेरे को कंजूस बोलता है। तो वो वाली जो चीज़ है, हम जेनजीज ने ज़्यादा उस चीज़ को रोमांटिसाइज कर दिया कि हम रिपेयर अगर कर रहे हैं तो हम ना कहीं कंजूस नहीं है। कंजूस नहीं है हम, वी आर बिल्डिंग की एक और कूड़े के ढेर में हम कॉन्शियस कंज्यूमर इन शॉर्ट। एग्जैक्टली राइट, ओके, थैंक यू, दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड अगर हम ही हमारे साथ वालों को समझाएंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा, आई गेस, राइट। एंड खासकर अपने फ्रेंड सर्कल से ही शुरुआत करें तो ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा। तो अभी हम ऑलमोस्ट हमारे सेगमेंट के एंड तक आ चुके हैं। व्हाई नॉट डिस्कस कि जो ये एक शुरुआत हुई है यंग जनरेशन को एनवायरनमेंट चेंज के लिए इंस्पायर करने की, आपको क्या लगता है? शुरुआत करूँगी सौरभ से, एंड आई वांट सात्विक ऑल्सो टू ऐड हिज ओपिनियंस ऑफ कोर्स, कि ये कहाँ पहुँच सकता है 10-15 ईयर्स या मोर। मतलब आप युवा का फ्यूचर भी क्या देख रहे हैं कि क्या हो सकता है? इसके अलावा जो यंग जनरेशन इसमें जुड़ रही है, इसका फ्यूचर क्या हो सकता है? व्हाट डू यू थिंक? That's a very deep question कि obviously जब हम लोग कोई भी काम करते हैं, वी सी द फ्यूचर एंड द गोल्स कि ये कहाँ तक पहुँच सकता है। अगर आपको लगता है कि इट्स नॉट वेरी लॉन्ग टर्म थिंग, तो वाई टू स्टार्ट इट इन द फर्स्ट प्लेस, है ना। दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन। एंड अगर मैं यूथ मूवमेंट्स की बात करूँ, नॉट जस्ट युवा, अगर मैं अक्रॉस वर्ल्ड की बात करूँ, तो यूथ मूवमेंट्स across platforms, it's not just waste and climate, it's on the gender issue, it's on the caste issue, it's on the education issue। अगर हम लोग अभी दिल्ली की बात करते हैं, किसी चीज़ की बात करें, तो जो यूथ मूवमेंट्स है ना, that are gaining traction, है ना, and youth are coming on the forefront। and जो आज का यूथ है, जेनजी जिसकी हम लोग बात करते हैं, जो भी यूथ है, वो ना थोड़ा सा निडर भी है ना, मतलब वो डरता भी नहीं है। इट कैन बैंग विथ एनी ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे आपके बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन हो, उनके साथ वो भिड़ सकता है। एंड दैट इज समथिंग दैट वी वांट, है ना, यूथ मूवमेंट्स की जो हम लोग बात करते हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर हम लोग अगर मैं युवा की ही बात करता हूँ, है ना, तो वी स्टार्टेड इट एज अ प्रोजेक्ट, बट राइट नाउ वी आर लीडिंग इट एज अ मूवमेंट, एंड इट इज ऑल्सो ऑन बिल्डिंग। एंड अगर मैं मूवमेंट्स की बात करूँ ना, तो इट्स ऑल्सो समथिंग वेरी स्लो एट द स्टार्टिंग, है ना। अगेन टेकिंग एग्जांपल ऑफ चाइनीज़ बैम्बू, अगर आपने कभी सुना होगा ना चाइनीज़ बैम्बू के बारे में, तो चाइनीज़ बैम्बू ना, अगर आप कोई प्लांट करता है, अगर फार्मर चाइनीज़ बैम्बू प्लांट करेगा ना, 4 साल तक ना उसका 1 सेंटीमीटर भी शूट ऊपर नहीं निकलता उसके। बट 5th ईयर में ना ऑलमोस्ट इन 6 वीक वो ना 80 मीटर्स अबव ग्राउंड पहुंच जाता है ना। तो इट्स नॉट लाइक कि वो 4 साल तक कुछ नहीं कर रहा था, है ना, वो 4 साल तक ना अपनी रूट्स डीपन कर रहा था। वो ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स ऑफ रूट बनाता है, एक स्टेबल स्ट्रक्चर, जिससे कि उसके ऊपर ना एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा हो पाए, वो तो बेस है।
तो दैट गोज विथ मूवमेंट्स अगर यूथ मूवमेंट्स की बात करें, इट टेक टाइम टू बिल्ड, है ना, एंड युवा इज वन ऑफ दोज मूवमेंट्स. ऑल्दो हमें 3 साल हो चुका है, वी हैव ऑलमोस्ट 40 चेंज मेकर्स, वी हैव एन नंबर ऑफ क्लाइमेट एक्शंस, वी हैव एन नंबर ऑफ एक्टिव यूथ जो हमारे साथ काम कर रहा है. बट अगर मैं ये बोलूँ कि ये बिल्ड हो चुका है तो आई बी रॉन्ग. ये अभी ना हम लोग अभी भी अपना बेस बना रहे हैं, एंड वी आर मेकिंग इट स्ट्रॉन्गर, है ना. एंड ये बेस ना बन भी यूथ के साथ ही रहा है जिनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं. सो हम लोग वी आर डूइंग समथिंग, वी आर फेलिंग एट समथिंग, वी आर डूइंग मिस्टेक्स, वी आर लर्निंग फ्रॉम देम एंड वी आर अगेन डूइंग दैट, है ना. दिस इज समथिंग ऑन द यूथ मूवमेंट. एंड जैसे आई थिंक अभी मैं आपसे थोड़ी देर पहले ये भी बात कर रहा था कि अब ना हम लोग ना डेवलपमेंट सेक्टर को ना ऐसा करियर भी देख रहे हैं. पहले तो इट वाज लाइक कि पार्ट टाइम, जैसे स्कूल के साथ ये कर हमारी लिया. बात हुई थी बैकस्टेज. बैकस्टेज, यस, सॉरी, Interview पे नहीं बैकस्टेज हुई हुई थी, बट स्टिल जैसे हम लोग, अगेन रिपीट दैट, कि हम लोग पहले ना जो डेवलपमेंट सेक्टर है, मूवमेंट्स की बात करते हैं, इनके अगर हमें पार्ट बना तो हम लोग सोचते हैं कि पार्ट टाइम बनते हैं, है ना. क्यों ना कि स्कूल के साथ बन लिया, कॉलेज के साथ बन लिया, जॉब के साथ कर लिया, पार्ट टाइम कर लिया. Nobody see it as a full time, but right now, seeing the present scenario, this can be taken as a full time opportunity as well, है ना. अगर हम लोग ग्रीन जॉब्स की बात करते हैं, जो हम लोग आगे प्रोवाइड करते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ कि अगर आप एक इंजीनियर हैं तो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू गो इनटू डेवलपमेंट सेक्टर और इंजीनियरिंग उसमें, क्योंकि आपके पास ग्रीन जॉब्स हैं, आपके पास रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर है, टाइडल एनर्जी के ऊपर है, विंड एनर्जी के ऊपर है. जैसे अगर आप लॉ कर रहे हैं तो आपने यू कैन गो इनटू एनवायरमेंटल लॉ विच कम्स अंडर ग्रीन जॉब्स. बस अवेयरनेस की थोड़ी कमी है, लोग को जागरूक होने की थोड़ी ज़रूरत है. एंड आई एम श्योर मे बी इन 10 years डाउन द लेन ये जो ग्रीन जॉब्स है, ये जो ग्रीन सेक्टर है, ये जो डेवलपमेंट सेक्टर है एंड यूथ मूवमेंट्स, ये भी ना एक मेन स्ट्रीम करियर भी होगा. हो सकता है आप किसी बच्चे से पूछो आप क्या करना चाहते हो, तो ही माइट बी कि मैं यूथ मूवमेंट का पार्ट बनना चाहता हूँ, रेदर देन जस्ट मे बी मैं गवर्नमेंट या फिर सरकारी जॉब या फिर प्राइवेट जॉब इंजीनियर बनना चाहता हूँ. मे बी दिस इज वन ऑफ द आइडिया. एंड द फ्यूचर लुक्स फ्यूचर हो. एंड अगर ये फ्यूचर नहीं है तो फिर फ्यूचर ही नहीं है. अगर यूथ मूवमेंट्स नहीं बिल्ड कर पाए किसी भी सेक्टर में, नॉट इन वेस्ट मैनेजमेंट, अगर यूथ नहीं आगे आया तो आई गेस देयर इज नो फ्यूचर फॉर अस एट ऑल. जी, आपका जैसे क्वेश्चन था लुकिंग फॉरवर्ड, कैसे हम आगे देख सकते हैं, तो काफ़ी एक इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, बट आई विल ब्रेक इट इनटू पीसेस कि हम कैसे यूथ के साथ काम कर सकते हैं. मैं यूथ, मैं कैसे आया हूँ यहाँ पे, ये मेरी जर्नी नहीं है, ये एक इट्स अ कलेक्शन ऑफ पीपल की, बहुत लोगों की मेरे पीछे जर्नी है. मेरे पेरेंट्स की है, युवा टीम की है, मेरे साथ जो पीयर है चेंज मेकर्स का उनकी है, मेरे मेंटर्स की है. तो उन सब की जब एक जर्नी होती है तो वो एक मेरी जर्नी बनती है. तो वही बात है कि एक यूथ के पास ही सिर्फ एक वो नहीं है, वो चीज़ें सबको एक मतलब एक अलाइन होना पड़ेगा, तभी एक मतलब एक यूथ लाइक मी विल कम आउट. तो वो वाली बात है. अलॉन्ग विद दैट हमें एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि हम अपने लिए कर रहे हैं, हम अर्थ के लिए नहीं कर रहे हैं. अगर मैं कोई चीज़ अच्छी बेटरमेंट कर रहा हूँ, वो मैं अर्थ के लिए नहीं कर रहा हूँ. हम बोलते हैं कि क्लीन अर्थ, ग्रीन अर्थ, ऐसा कुछ नहीं है. वो हमारे लिए है, क्योंकि अर्थ कैन सस्टेन इटसेल्फ. वो लाखों करोड़ों साल से है यहाँ पे. हम यहाँ पे टेम्परेरी है. हमें अपने फ्यूचर के लिए जो मैसिव डिस्ट्रक्शन अगर हमें 10 साल में दिख रहा है, अगर वो हम उसको डिले करके 20 साल कर दें, वो चीज़ के ऊपर हमें काम करना है. तो ये हमें बहुत स्पेसिफिक रहना पड़ेगा कि हम अर्थ के ऊपर नहीं काम कर रहे हैं, हम अपने ऊपर काम कर रहे हैं. मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, एंड क्योंकि आज का ये पूरा सेशन जो था हमारा, ओवरऑल जितनी बातें हमने की हैं, इट्स वेरी मच इम्पैक्टफुल फॉर द यूथ्स आउट देयर. एंड अपने आप में ही आज की यूथ बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है ही, बट स्टिल अगर अपने जैसा कोई उन्हें समझाए कि क्या होता है, रियलिटी क्या है, व्हाट्स द इम्पैक्ट, तो एंड में क्या मैसेज देना चाहेंगे आप दोनों जन, स्टार्टिंग फ्रॉम सौरभ, क्या मैसेज देना चाहेंगे टू ऑल द यूथ आउट देयर एंड टू ऑल द पीपल आउट देयर रिगार्डिंग एनवायरनमेंट के प्रति जो अवेयरनेस होनी चाहिए, या जैसे आप कॉन्शियस कंज्यूमर की बात करते हैं, ओवरऑल सम अप कर लीजिए. देयर आर थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स जो मैं लोगों को बोलना चाहूँगा, एंड आई गेस देयर आर मिलियंस ऑफ थॉट्स मेरे दिमाग में हैं जिनको मैं शायद आर्टिकुलेट भी नहीं कर सकता कि मैं क्या मैसेज देना चाहूँगा लोगों को. बट अगर मैं एक मैसेज अगर लोगों को देना चाहूँ टूवर्ड्स दिस कॉज, दैट विल बी कि वी आर वेरी लेट, है ना. सो डोंट बी लेट टू टेक एक्शन. सबसे पहले तो यही है.
एंड अगर मैं एक्शन की बात कर रहा हूँ ना, तो डोंट थिंक कि मुझे बहुत बड़ा एक्शन लेना है। डोंट टेक, कोई ऐसा नहीं है कि लोग सब सोचते हैं कि मैं कुछ करूंगा तो सोचते हैं कि कुछ बड़ा ही बहुत कर बड़ा दूंगा, करूं, हाँ। है ना, करूँ तो बड़ा करूँ, नहीं तो नहीं करूँ, ना है ही ना, करूं। है ना। सो ये जो थॉट है ना, टू डू समथिंग बिग और नॉट टू डू एनीथिंग इज समथिंग दैट इज स्टॉपिंग मेनी पीपल फ्रॉम टेकिंग एक्शंस। सो वन ऑफ द थिंग जो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि स्टार्ट टेकिंग एक्शंस नो मैटर हाउ स्मॉल दे आर, है ना, हाउ इनसिग्निफिकेंट दे आर, एंड हाउ इलॉजिकल इट साउंड्स, कि यार ये करके यार कि फ़ायदा क्या है। मतलब अगर आप मार्केट जा रहे हैं तो एक बैग लेके एक झोला आपके पास लगा है, लोग बोलेंगे, हंसेंगे, बहुत इनसिग्निफिकेंट लग रहा है, लोग हंस भी सकते हैं। जैसे आपने जूता जोड़ा था अपना, बहुत इनसिग्निफिकेंट, लोग हंस रहे हैं ना, एक बहुत स्मॉल एक्शन है वो, है ना। वो 5 रुपये की फेब्रिक ने शायद आपके रुपए भी बचाए, बट वो कचरा भी बचा दिया। सो प्लीज़ टेक एक्शन, है ना, बिकॉज इट्स वेरी हाई टाइम। वी आर एट अ प्लेस जहाँ पर हम लोग जो वे क्लाइमेट चेंज है ना उसको इरिवर्सिबल कर चुके हैं। आई डोंट नो हाउ लॉन्ग अर्थ कुड सस्टेन इट, बट रिमेंबर अर्थ एक बार ना अपने आप, मतलब हम लोग अपने आप को बर्बाद कर देंगे तो अर्थ शायद फिर से अपने आप को रिप्लेनिश कर देगा, है ना, बट शायद उस समय ह्यूमंस नहीं होंगे वहाँ पे, है ना। अर्थ हैव अ वे टू रिप्लेनिश। डायनासोर मरे थे, अर्थ है वहीं पे, एंड उसमें ह्यूमन आए। अगर कल के दिन हम मर गए तो मे बी अर्थ विल सस्टेन, अर्थ तो रहेगा, हाँ, बट हम लोग नहीं रहेंगे। रहेंगे देखने के सो लिए। सेव योर सेल्फ एंड यस। एक विशाल से बड़ी अच्छी लाइन भी याद आ रही है कि ज़्यादातर उन्होंने हमको कहा था कि व्हाट्स गुड फॉर अस इज़ गुड फॉर एनवायरनमेंट। जो चीज़ आपके लिए अच्छी है ना वही एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छी है। अगर आपकी सस्टेनेबल हैबिट आपके लिए अच्छी है तो एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छी है। ये प्लास्टिक अगर हम लोग यूज़ करें तो ये हमारे लिए भी तो बुरा है, कैंसर भी तो हो रहा है ना। अगर हम लोग ये फास्ट फैशन अगर वो लोग कर रहे हैं तो हमको भी तो प्रॉब्लम हो रही है। अगर हम लोग इट्स इवन फूड हैबिट्स के ऊपर बात करते हैं ना, वो हमारे लिए भी तो बुरा है। It's and what bad for the environment. So at the end, remember to take any kind of action, and remember कि what's good for you is also good for the environment. Thank you. यप, समिंग इट अप, मैं ये बोलना चाहूँगा कि हर किसी के पास अपनी कुछ स्किल रहती है। आपके पास अपनी स्किल होगी, मेरे पास अपनी स्किल थी। ये बहुत एक सब्जेक्टिव टॉपिक है। जैसे मेरे पास एक स्किल थी, आई लाइक टू राइट, मेरे को लिखने का बहुत शौक था इन इंग्लिश, तो आई यूज़ दैट। मैंने पहले एक आर्टिकल लिखा, बहुत एक बेसिक, इट वाज अबाउट द रिस्पना रिवर देहरादून, क्योंकि मैंने वहाँ पे क्लीन अप ड्राइव करी थी। तो और उसके बाद मैंने चाहा कि डॉक्यूमेंट करूँ उस चीज़ को कि मैंने क्या देखा। एंड उसी चीज़ पे आगे बढ़ते हुए मैंने क्या किया, आई कनेक्टेड विद वन ऑफ द एनजीओ, और हम लोगों ने जो रिस्पना का उद्गम स्थान है मौसी फॉल के नीचे, शिखर फॉल से नीचे तक काठ बंगला तक हमने एक पूरा ट्रैक किया। और वहाँ पे रिस्पना की जो मतलब जो उसकी कंडीशन है वो कैसे डिटोरेट हो रही है, क्योंकि मैंने शिखर फॉल पे ऐसा था, पानी मैंने वहाँ पे पिया है, और मुश्किल से 2 या 2.5 किलोमीटर नीचे बस, और वहाँ पे ड्रेनेज बिल्कुल ड्रेन बन चुकी थी नदी। वो चीज़ मैंने देखी, दैट टच्ड मी अ लॉट, क्योंकि रिस्पना अगर हम आई एम देहरादून स्पेसिफिक हो रहा हूँ अभी मैं, पर जो रिस्पना है दैट प्रोवाइड 70% ऑफ वाटर टू देहरादून का जो पानी है वो 70% पानी हम रिस्पना से खींच रहे हैं। तो इतना मैसिव स्केल में अगर हम पानी खींच रहे हैं और उसी नदी को हमने इस हालत पे ले आए हैं कि वो अब नाला बन चुकी है। अगर हम जैसे मैं अब स्टूडेंट्स के साथ बात करता हूँ, स्कूल स्टूडेंट्स जो होते हैं, अगर मैं उनको बोलता हूँ कि रिस्पना के बारे में आपको क्या पता है, वो बोलते हैं रिस्पना पुल। उनको ये तक नहीं पता कि रिस्पना एक नदी है जो आज भी जीवित है और उसका 70% पानी देहरादून पी रहा है। वो सिर्फ एक पुल को जानते हैं, एक लैंडमार्क को जानते हैं, उनको नहीं पता कि एक नदी है। तो ये ऐसी ऐसी चीज़ें मेरे को तब टच हुआ कि मैं एक आर्टिकल लिखना चाहिए इसके ऊपर। देन आई रोट एन आर्टिकल, और वो फिर गढ़वाल पोस्ट में पब्लिश हुआ, एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। उसके बाद ऐसी ऐसी चीज़ों पे, कैनाल्स ऑफ देहरादून, अगर आप लोगों को पता हो, देहरादून वॉज वंस नोन फॉर इट्स कैनाल्स, कैसे कितना अच्छा उसका सिस्टम था कि वो जाखंड से और ऊपर से वो ओरिजिनेट हो रही है, राजपुर से ओरिजिनेट हो रही है, कैसे ईसी रोड है, वेस्ट कनाल रोड है, कैनाल रोड है, ऐसे ऐसे जो बहुत सारे देहरादून के जो लैंडमार्क्स थे हमने उनको कैसे ढक दिया है। जैसे अभी मैं अपनी मम्मी से बात करता हूँ तो वो बताती है कि जो ईसी रोड थी वो ईस्टर्न कैनाल, वो पूरी मतलब फ्री फ्लोइंग नदी थी वहाँ पे, मतलब समर्स में लोग वहाँ पे नहाते थे, बच्चे नहाते थे। और आज हम क्या देखते हैं, वहाँ पे सिर्फ एक रोड है, हमें कोई कैनाल नहीं दिखती है। तो वो चीज़ें जो हुई है ना, मतलब एक जो चेंज आया है देहरादून में, वो चीज़ भी बहुत मेरे को टच करी कि मैंने, क्योंकि बचपन में देखा है मसूरी रोड, राजपुर रोड कैसे वो पेड़ से ढका हुआ था। अब क्या देखते हैं हम, सिर्फ एक कॉम्प्लेक्सेस
ठीक है, और जो बड़े बड़े प्लाजाज, मॉल्स, ये सब हम चीज़ें देखते हैं, पर मैंने अपनी आंखों के आगे जो चीज़ें देखी है वो मेरे को बहुत हर्ट करती है। जो हम सुनते हैं कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की, हमने रिस्पना में हम नीचे तक नहाते थे, जो नीचे जो रिस्पना रेलवे स्टेशन के पास और उस एरिया में जो बह रही है, उसके पीछे जो बह रही है, वहाँ पे लोग नहाते थे रिस्पना में। आज क्या कंडीशन है, कोई उस चीज़ को मेरे को उसका परिचय देने की ज़रूरत नहीं है, हम देख रहे हैं क्या नदी हो चुकी है वो। ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, मैंने इसके ऊपर लिखा और भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर लिखा, कैसे ग्रीन कवर हमारा ख़त्म हो गया। और इस चीज़ में आगे बढ़ते हुए युवा के थ्रू ही मैं एक अपने फेलो चेंज मेकर प्रशांत बगियाल से मिला, और हम लोगों ने, क्योंकि उनका जो डोमेन है दैट इज़ अबाउट फॉरेस्ट्री, तो हम लोगों ने एक कोलैबोरेट किया और अबाउट 6 मंथ्स हमने इस चीज़ के ऊपर बैठे और हम लोगों ने एक बुक लिखी दैट इज़ अ सस्टेनेबिलिटी एल्गोरिथम। इसमें मैंने जो अभी 2 टॉपिक्स हमने डिस्कस करे, दैट इज़ ग्रीन वॉशिंग और ये सब चीज़ें हमने उसमें मेंशन किया कि कैसे कैसे वन कैन डू दैट। तो ये मेरी एक सुपर पावर थी, दैट आई कैन राइट, और मैंने उसको इस चीज़ में लेके आया मैं, हाउ कैन आई मतलब लिंक बोथ ऑफ दिस। तो ऐसे ही आप लोगों के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, एंड इट्स अप टू यू आप कैसे उसको लिंक करें, यूज़ करोगे। यस। ओके, दैट वाज अ इंस्पायरिंग स्टोरी ऑल्सो। हमने मतलब अपने मैसेज के साथ अपनी जर्नी भी बताई, इससे हो सकता है और भी लोगों को लगे कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ। तो इन द एंड थैंक यू सो मच टू बोथ ऑफ यू गाइज, क्योंकि इतने लंबे समय तक हमने बात करी एंड काफ़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को छुआ है हमने, जो हमारे आज के जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड आई थिंक इट्स ऑलरेडी लेट, बट स्टिल वी आर डिस्कसिंग सो दैट इम्पैक्ट पड़े एंड लोग इससे जागरूक हों और एक्शंस लें। सो थैंक यू सो मच टू बोथ ऑफ यू। एंड हमारे लिसनर्स के लिए मैं यही कहना चाहूँगी, शुरुआत मैंने इसी से करी थी और समाप्ति भी इसी से करूँगी कि बदलाव कभी भी बड़े फैसलों से नहीं, छोटे छोटे एक्शन से आता है, जिम्मेदारियों से आता है। एंड वी आर ऑलरेडी लेट। इससे ज़्यादा देर करेंगे तो शायद धरती का क्या हाल होगा ये देखने के लिए शायद हम भी नहीं बचेंगे। तो इससे पहले ज़्यादा देर हो, जितना हो सकता है हमसे उतना तो कर ही सकता है ना। एंड आई थिंक जैसे एक बहुत खूबसूरत बात मुझे सौरभ के बातों से लगी कि रूल्स जो हैं हमारे लिए ही बनाए गए थे ताकि हमारे राइट्स सिक्योर रहें, हम सेफ़ रहें। एंड अगर हम उन्हीं चीज़ों को फॉलो करेंगे तो ओवरऑल हमारे लिए भी सही है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी सही है इन द एंड। तो इन्हीं बातों के साथ अभी के लिए मैं आरजे जेनिफर आपसे लेती हूँ इजाज़त। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग इंटरव्यूज़ के लिए बने रहना हमारे साथ। थैंक यू। थैंक यू।